स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं हूं रवि रंजन और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। हाँ जी, आपने सही सुना, आज हम शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। एक्चुअली काफ़ी लोग शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं बट सही इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है और वो अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी जो है शेयर मार्केट में बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ही गंवा देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर मार्केट की डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज मैं भी नया हूं शेयर मार्केट में। पिछले कुछ सालों से मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, ट्रेडिंग नहीं करता, इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो शेयर मार्केट में दोनों चीजें होती हैं, ट्रेडिंग भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले शेयर मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है अपने नए प्रोजेक्ट या पुराने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उनको काफ़ी अधिक फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना ज़्यादा फंड जो है ना ही कोई बैंक दे सकता है और ना ही कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है और ना ही कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी कंपनी को इतना अधिक फंड जो है वो इंटरेस्ट पर भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उसके लिए शेयर मार्केट को बनाया गया है और शेयर मार्केट में सारी कंपनियां अपने आप को लिस्ट करती है और अपना शेयर जो है पब्लिक के लिए ओपन करती है। और यानी कि आईपीओ के तहत वो शेयर मार्केट में एंट्री अपनी लेती है और अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च करती है। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो बेसिकली एक तरह से आप उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी को आपका पैसा मिल गया जिससे कि वो फर्दर जो भी प्रोजेक्ट्स वो रन कर रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट की उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें वो इस तरह से अपने फंड को मैनेज करते हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। मैं शेयर मार्केट का पंडित नहीं हूं तो आपको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा और वीडियो में आसान भाषा में इसलिए बना रहा हूं कि हर इंसान को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज हो। और शेयर मार्केट का जो मिथ है कि शेयर मार्केट एक जुआ का अड्डा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं और अभी भी कर रहा हूं और फ्यूचर में भी करूंगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। शेयर मार्केट में दो तरह से काम होता है। एक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली आपके पास कुछ पैसे हैं और आपके पास टाइम है। शेयर मार्केट में शेयर का XYZ शेयर का अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो आपने परचेज किया, ऊपर जा रहा है तो आपने सेल कर दिया। शॉर्ट टाइम में आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया तो इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। शॉर्ट टाइम इन द सेंस कि एक मिनट में भी आप अपना ट्रेड ओपन करके क्लोज कर सकते हो, एक घंटे में भी कर सकते हो, एक दिन में भी कर सकते हो, एक महीने में भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग के अंदर आता है, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो मिनिमम जो है 3 years to 5 years या 5 years to 7 years का साइकिल चलता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको शेयर ही परचेज करना है। आप शेयर मार्केट का पोर्टल ऑन किया, बिकॉज आज के टाइम पे सारा कुछ डिजिटल हो गया है, तो आपको पर्टिकुलर शेयर मार्केट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी शेयर मार्केट को एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। झरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है और भी काफ़ी सारे जो है प्लेटफॉर्म है। आप कहीं पर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर की ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट भी ट्रेडिंग के जैसा ही है बट इसका जो है टाइम फ्रेम जो है वो सालों में होता है, तो इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं
जिसको हमें फुलफिल करना होता है, और कंपनी के बारे में वो सारे क्राइटेरिया अगर कोई कंपनी मीट करती है तभी हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हैं। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के थ्रू क्यों करते हैं, SIP है या फिक्स डिपॉजिट है या फिर और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, LIC है, वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, वहाँ पर भी आपके पैसे इंक्रीज हो जाते हैं और सेफ एंड सिक्योर है। वहाँ पे आपके पैसे ऐसा नहीं है कि डूब जाएंगे। शेयर मार्केट में रिस्क है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न यहाँ पर काफ़ी हाई है। तो इसीलिए रिटर्न जहाँ पर हाई है तो वहाँ पर रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। एक बड़ा फेमस डायलॉग है, रिस्क है तभी इश्क है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में ही जाना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि SIP के थ्रू भी तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते ही हैं कि उसमें रिस्क कम है, SIP ले लेते हैं और हमें 12% 14% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। डेफिनेटली मिल ही जाएगा आपको, लेकिन जो अदर बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको कंपनी जो अपने प्रॉफिट का क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली जो भी इंक्रीमेंट देती है, परसेंटेज देती है, वो नहीं मिलेगी आपको। SIP में आपको एक फिक्स परसेंटेज ही मिलेगा कि आपको 12% 11% तक ही मिलेगा। उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप SIP में जो है मतलब 40-50% चले गए। अगर मान लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना बना लिया। शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो का ना बड़ा ही गेम है, गेम इन द सेंस कि आपका सारा का सारा प्रॉफिट, आपका ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो के ऊपर टिका है। अब आप बोलेंगे कि ये पोर्टफोलियो किस चिड़िया का नाम है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट होता है, मान लेते हैं ए बंदे ने 4 अलग अलग इंडस्ट्री के शेयर ले लिए, यानी कि उसने बैंकिंग का भी ले लिया, उसने ऑटोमोबाइल का भी ले लिया, उसने पेट्रोलियम का भी ले लिया, उसने इंडस्ट्रियल जो स्टील्स वगैरह हैं ऐसे किसी कंपनी का भी उसने ले लिया। जो बी बंदा है उसने बैंकिंग सेक्टर के ही 4 शेयर ले लिए। तो यहाँ पर क्या है, बी का जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो बैंकिंग सेक्टर का पोर्टफोलियो है उसका, लेकिन ए का जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो डाइवर्सिफाई है। उसके पास बैंकिंग का भी शेयर है अपना, 25% उसने बैंकिंग का भी ले रखा है, 25% उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी ले रखा है, 25% उसने अदर इंडस्ट्री के भी ले रखे हैं। तो ऐसे कर करके उसके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। शेयर मार्केट में मान लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अप हो रहा है, तो भी ए को फायदा होगा, बी को तो होगा ही होगा, बिकॉज उसके तो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। यहीं पे अगर ऑटोमोबाइल कंपनीज के भी शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर बी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ ए को फायदा होगा। कम होगा लेकिन होगा। मान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं लेकिन बैंकिंग के डाउन हो रहे हैं, एक को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान उसको बैंकिंग सेक्टर में हो रहा था वो उसका भरपाई जो है ऑटोमोबाइल कंपनी कर रही है, तो उसको नुकसान होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन बी के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, बी के पास तो सिर्फ बैंकिंग के ही शेयर्स हैं, इसने भी 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे और ए ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो है 1 लाख का वो ज्यादा रिस्क पे है, बिकॉज ये एक ही सेक्टर में अपने सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर एंट्री करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट कम से कम 10 बड़ी कंपनियों के शेयर लीजिए, जो कंपनी आप जानते हैं, जिस कंपनी को आप डेली यूज करते हैं। मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा कि फटाफट से जो है 6 फिगर होने वाली जो कंपनी है वो ये है, इसको ले लो और बैठ जाओ, ऐसा नहीं। जब एज ए इन्वेस्टर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बी स्मार्ट, दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। उसके लिए
10 कंपनी को सिलेक्ट करो अलग अलग सेक्टर से, हर सेक्टर से मैक्सिमम 2 कंपनी हो, 2 से ज़्यादा कंपनी ना हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंडियन मार्केट में कंपनी के शेयर्स के रेट 50 क्या 10 रुपए से लेके 10,000, 20,000, 50,000 तक भी है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर सेक्टर से 2-2 कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर लो कि भैया मुझे ये जो 10 कंपनी है बस मैं इसमें ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हर एक कंपनी का शेयर में परचेज करके डालता जाऊंगा। हर महीने मैं 5,000 रुपये या 2,000 रुपये या 1,000 रुपये पर्टिकुलर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा कि आज इस मंथ में मैंने मान लो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, नेक्स्ट मंथ में सेम अमाउंट में बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाओ कि आपका पैसा अगर 1 लाख रुपया आपने 1 साल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 साल 3 साल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो एटलीस्ट 8-10 कंपनियों में हो जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हो। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 2 साल में उस कंपनी का दिवालिया घोषित होने वाला है या फिर वो अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कंपनी के फंडामेंटल से पता चलेगा, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स कहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप कंपनी के फंडामेंटल वगैरह देख सकते हैं। बट हम टिकट ऐप पे आए, टिकट ऐप पे स्कैनर पे हम क्लिक करेंगे और स्कैन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 4,000 से ऊपर कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है। बट हमें ये देखना है कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो भी अगर स्मॉल कैप मिड कैप वाले जो कंपनी हैं आप उसमें भी जा सकते हो। बट स्मॉल कैप और मिड कैप वाली कंपनियां जो होती हैं वो बेसिकली स्टार्टअप होती है जिनकी को खुद के पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो डिविडेंड वगैरह भी प्रोवाइड करती है, तो वो भी आपका जो है एक तरह से इनकम ही होता है। डिविडेंड ये होता है कि बेसिकली कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको जो है एक्स्ट्रा बोनस के तरह आपको कुछ अमाउंट जो है, कुछ परसेंटेज जो है वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। वो लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट अगर करने की सोच रहे हो तो लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लार्ज कैप कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो सिर्फ 221 कंपनी जो है वही है। तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम डाल के उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। बट हम यहाँ सीधी सीधी अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, बजाज फाइनेंस वगैरह भी है। तो बजाज फाइनेंस में चलते हैं और बजाज फाइनेंस की हम डिटेल देखते हैं कि बजाज फाइनेंस क्या है। ये छोड़ दीजिए, बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल में चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके इनकम में क्या है। टोटल रेवेन्यू जो है वो हर साल इंक्रीज ही होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि नेट इनकम जो है वो भी 2020 में इंक्रीज हुआ था, बट 2021 में जो है थोड़ी डाउन हो गई है, बट कंसिस्टेंट वे में चली रही है। तो ये भी एक ठीक कंपनी है। बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं कंपनी का कि बैलेंस शीट क्या है, करेंट एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, टोटल एसेट्स कितने हैं, करेंट टोटल लायबिलिटी कितनी है, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में वीडियोस भी बना दूंगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर 2018 में देखते हैं तो फ्री कैश जो है वो -20,000 करोड़ था इनका, और अब फिर 29 हुआ, फिर 24 हुआ, ये भी ठीक ही है। तो कंपनी सही है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से कंपनी के सारे डिटेल जो हैं यहाँ पर हम देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप देखोगे 5 साल का ग्राफ तो कंसिस्टेंट वे में यहाँ पे बीच में ड्रॉप डाउन हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन बहुत ही जल्दी कंपनी ने रिकवर भी कर लिया
तो विद इन ईयर्स के अंदर ही आपको इतना ज़्यादा जो है रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। डेफिनेट सी बात है कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाते हो या फिर ट्रेडिंग में लगाते हो तो रिस्क तो है ही, लेकिन रिस्क के साथ साथ जो है आपको रिटर्न भी काफ़ी हाई मिलती है। तो ये एक काफ़ी बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके अगर रखते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको जो है एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे लोग हैं जो 50,000 1 लाख से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट आज से 5 साल 10 साल पहले स्टार्ट की थी और आज के टाइम पे उनकी इन्वेस्टमेंट लाखों से जो है करोड़ों में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपको चेक करने हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर जो है प्रॉफिट में है या नहीं है, कंपनी का एसेट्स कितना है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है और कैश कितनी है, कंपनी क्वार्टरली सही परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी ने पिछले 5 साल में कितने बोनस दिए हैं या नहीं दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ये सारी डिटेल आपको चेक करनी है हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसके बाद ही आप किसी भी शेयर में एक भी रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। गूगल पे जाना है और फंडामेंटल्स आपको मिल जाएंगे। आप जिस भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं सारी डिटेल आपको गूगल दे देगा। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है और अगर आप तैरना नहीं जानते हैं और आपने पानी में छलांग लगा दी, नदी में छलांग लगा दी तो डेफिनेट सी बात है आप डूब ही जाओगे। इसीलिए पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखो, धीरे धीरे उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग जो है वो डायरेक्ट ट्रेडिंग में जंप कर जाते हैं और अपना सारा पैसा गंवा देते हैं बहुत कम टाइम के अंदर ही। ट्रेडिंग का फंडा अलग है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन अलग है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। शेयर मार्केट एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एवरी मंथ कुछ अमाउंट अपनी अर्निंग का जो है वो फिक्स कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी अमाउंट ही फिक्स करो। 500 हो गया, 1000 हो गया, आप कितना भी अमाउंट फिक्स करके और एवरी मंथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी झरोदा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो झरोदा वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर है इंडिया में, तो आप झरोदा में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सारी की सारी फॉर्मेलिटी जो है वो ऑनलाइन ही होती है, फिजिकली आपको कुछ नहीं करना। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको अपने जो डिटेल है वो डालने होते हैं। 48 आवर्स के अंदर ही झरोदा आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।